नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एसएमएस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जो कि हमने आपके लिए चला रखी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और आप लोगों का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक, गुड इवनिंग ज्योति जी, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की? अब अशोक, देखिएगा, अगर मैं अशोक की बात करूं तो अशोक 273 बीसी ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और अशोक को उसके अभिलेखों में अशोक नाम से भी जाना गया है, जैसे मास्की, गुजरा, नेत्तुर, उदयगोलेम। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और कई जगह उसे चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यही अशोक है जिसने भारत में अभिलेख लगवाना शुरू किया। ईरानी राजा दारा प्रथम से अशोक ने अभिलेख लगवाने की प्रेरणा ली। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म का प्रचार किया। कियमचु धम्म अपासिनवे बहुकयाने दया दानवे माधवे साधवे च। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। राजधानी से दूरी पर अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पर जाने के लिए धम्म महामात्र को प्रत्येक 3 साल में कहा जाता है, जबकि राजधानी के पास का जो क्षेत्र है वहां धम्म महामात्र प्रत्येक 5 साल में जाएंगे। सर, एप्लीकेशन पर स्कूल लेक्चर का फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी अवेलेबल करवाएं। बिल्कुल विष्णु जी, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीके सभी के कोर्स हमारे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ज्योति का आंसर आया ए, अमात्य। प्रिया राजावत का आंसर आया है सी। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है रज्जुक। रज्जुक के पास न्याय अधिकार भी थे। अगर आपने कल परसों का वीडियो देखा हो, बिल्कुल सही जवाब है। ना ना, सही जवाब नहीं है विष्णु जी, गलत जवाब है रज्जुक। अमात्य, अमात्य जो ये है एक प्रकार से गुप्त काल में आते हैं, क्योंकि मौर्य काल में अगर देखें तो तीर्थ और अध्यक्ष दिखेंगे, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष। रज्जुक भूराजस्व प्लस न्याय और धम्म महामात्र, धम्म के प्रचार के लिए पुरोहित, पुरोहित यू कैन से लाइक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अशोक के काल में है ये। अशोक कुछ इस तरह से कल्पना करिए, क्योंकि फोटोग्राफी का आविष्कार उस समय हुआ नहीं था, व्हाट्सएप और ट्विटर था नहीं जिससे कि अशोक की फोटो दिखा पाते। लेकिन अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और मास्की, गुजरा, नेत्तुर और उदयगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आधुनिक भारत से संबंधित है। आराम से धीरे धीरे पढ़िए। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि प्रश्न को ढंग से पढ़िए और फिर उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? फटाफट से बताइए विष्णु जी, प्रिया जी, ज्योति जी। और आज शायद गणगौर है, इस वजह से विद्यार्थी धीरे धीरे आ रहे। मेला वेला देखने गए लगता है, लेकिन मेले से ज्यादा जरूरी पढ़ना भी है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए, बात करें एचआरए की। एचआरए की स्थापना हुई थी 1924। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हैप्पी गणगौर सर जी, अरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कानपुर में इस संगठन की स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल,
सचिंद्र नाथ सान्याल, एक थे योगेश चटर्जी, और सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक का नाम है बंदी जीवन, याद रखिएगा, बंदी जीवन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा एक कार्य किया गया जिसे कहते हैं काकोरी कांड। ये घटना घटी है 9 अगस्त 1925 को। एचआरए के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर के बीच स्थित काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, और इसको लूटने की जो घटना थी इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस काकोरी कांड के तहत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी, और चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। तो आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को स्वयं को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार ली। तो इसका जवाब है चंद्रशेखर आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ा सा हमने फोटो वगैरह दिखाने का प्रयास किया, तो चंद्रशेखर आजाद की फोटो आप इस तरह से ही देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? फटाफट से जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। ज्योति जी, विष्णु जी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट, देखिए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की उपाधि ली गई थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के द्वारा भी महाराज की उपाधि ली गई थी। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और यही चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके द्वारा गुप्त संवत चलाया जाता है, और यही चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। देखिए गुप्त शासकों ने क्या बड़ी बड़ी उपाधियां ली, क्योंकि गुप्त जो थे एक प्रकार से देखा जाए तो कुषाणों के सामंत थे। तो अगर लेवल देखें तो एक ये भी महाराज, ये भी महाराज, दोनों के ऊपर जो शक्ति से बड़ा होगा सैन्य शक्ति से, तो उसे कहेंगे महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज बिल्कुल कालू कलन काल बेला जी आपका सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम। पिया राजावत जी आपका भी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, धरणी मंद कहा जाता है। वसुबंधु बौद्ध भिक्षु इनके दरबार में था। एक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य हैं, इन्हें देवगुप्त देवश्री के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हमारा अगला चौथा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? फटाफट से जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। जलालुद्दीन खिलजी, सर बलबन। देखिए इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236। कई किताबों में आपको 1211 से 1236 मिलता है। बलबन जो है
दिल्ली सल्तनत में पहले मंत्री के रूप में कार्य करता है और बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1286। फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296, और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 से 1388। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा पुष्पेंद्र जी, सेकंड ग्रेड एसएसटी का कोर्स ऐप पर नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत। ठीक है। आंसर तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था चलाई गई, तुर्क चहलगानी की स्थापना की गई जिसमें 40 सरदार थे। बलबन बलबन जो था स्वयं को ईरान के अफराशियाब वंश से जोड़ता था। बलबन कहता था जिल्ले इलाही, अर्थात मैं पृथ्वी पर ईश्वर की छाया के रूप में कार्य कर रहा हूं, ईश्वर ने मुझे कहा है पृथ्वी पर शासन चलाने के लिए। और बलबन जो है इसने तुर्क चहलगानी का दमन किया और इसी के द्वारा रक्त की शुद्धता के साथ साथ पावर, यानी रक्त की शुद्धता से मतलब यह है कि इसने अपने जो कर्मचारी या अपने अधीन अधिकारी जो रखे उनका जो ब्लड रिलेशन हो वो उच्च वर्ग से हो, ये ऐसा सोचता था। और लोह यानी तलवार, कहते हैं कि बलबन जो है अपने दरबार में 2 बॉडीगार्ड हमेशा अपने पीछे रखता था। गुलाम था ये बलबन, ध्यान रखिएगा, और क्लियर नहीं होती ये सारी चीजें। तो गुलाम था और तुर्क चहलगानी का सदस्य था, इस वजह से ध्यान रखिए। और इतिहास में कभी भी है ना, दिल्ली सल्तनत में भी तो ये क्लियर नहीं रहता, कुछ शासकों का नाम आपको जरूर मिलेगा। तो बलबन है इसका आंसर, याद रखिएगा, जलालुद्दीन नहीं है। और बलबन के बारे में बर्नी लिखता है कि बलबन के दरबार में हंसी मजाक 1% नहीं चल सकती थी। दूसरा, बलबन जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दरबार में तो हंसी मजाक पर पाबंदी रखता ही था, इसके अलावा अपने बेटों पर भी बहुत ज्यादा नियंत्रण रखता था। और इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है मंगोल आक्रमण के दौरान, तो वो शांत रहता है, लेकिन अकेले में जाकर फिर कहते हैं कि फूट फूट कर रोता है, और कहते हैं कि इसके अमीर इसके मरने के बाद 40 दिनों तक शोक मनाते ही रहे। तो आंसर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो आंसर देंगे बलबन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? जी फटाफट से जवाब दीजिए। रिया, ज्योति, विष्णु, कालू जी, जय श्री कृष्णा, इन्होंने मैसेज डाल के डिलीट किया, बताइए। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार 1924 कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन क्या हो गया बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सही बात है, इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी। तो ये आपके सामने बाल गंगाधर तिलक हैं। सेडिशन, राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता था आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जेल में रहते ही गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। आर्यों के बारे में भी ये बताते हैं। अगला प्रश्न,
किस गोलमेज सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या उपयुक्त सभी? फटाफट से जवाब दीजिए। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार हिस्सा लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपयुक्त सभी? देखिए थोड़ा सा समझाता हूं। गोलमेज सम्मेलन को अंग्रेजी में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनकी संख्या 3 है। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हो रहा है, लंदन के जेम्स पैलेस में हो रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुल सदस्यों की संख्या है 246। 246। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के पीछे उद्देश्य है, जो एक प्रकार से साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था ये 1930 में आयोजित हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1932 में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन में कुल सदस्यों की संख्या थी 89, और आपको बताऊं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में ना रियल टाइम क्लॉक वो अलग अर्थ में है कालू जी, हमारे यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। तो पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 89 मेंबर्स थे इसमें, और यहाँ पर कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि कांग्रेस इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें टोटल सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं 111, यहां पर गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सम्मेलन में जाने से पहले, सम्मेलन में जाने से पहले गांधी व इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। तो यहाँ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था गांधी जी ने, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एसएस राजपुताना नामक जहाज के माध्यम से गए थे। तो 89, 111 और तीसरे में सदस्यों की संख्या, तीसरे में सदस्यों की संख्या थी 46, तीसरे में सदस्यों की संख्या थी 46, और इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हिस्सा लिया गया था। तो इसका सही जवाब है द्वितीय, विपिन सिंह। ठीक, इसका सही जवाब है सेकंड गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है गांधी जी। हालांकि गांधी जी को तो आप लोग बहुत करीब से जानते ही हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, गांधी का शाब्दिक अर्थ होता है पंसारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे पहले असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने चंपारण में भी सत्याग्रह किया, गांधी जी ने अहमदाबाद में भी सत्याग्रह किया। ठीक है, नोट पर, बहुत बढ़िया, नोट पर जानते हैं साहब। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर थोड़ा सा टफ है, सोच के जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? अर्थात सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, और उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो इसमें सन आपको पता होना चाहिए कौन सा कब हुआ, तो फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए मैं बता दूं कि 4 चीजें हैं। एक, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की अगर बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ समझौता होता है।
और ये लखनऊ समझौता जो है 1916 में होता है। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और दूसरी चीज, कांग्रेस मुसलमानों को दी जाने वाली पृथक निर्वाचन की सुविधा को स्वीकार कर लेती है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ समझौता हुआ है 1916 में। दूसरा, चंपारण चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में एक जगह है। यहाँ चंपारण में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर सत्याग्रह किया। राजकुमार शुक्ल के कहने पर इन्होंने सत्याग्रह किया और यहाँ पर गांधी जी तीन कठिया पद्धति के खिलाफ, यानी कि किसानों को चंपारण में अपनी भूमि के एक निश्चित भाग पर अर्थात 3/20 भाग पर नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। इसे कहा जाता था तीन कठिया पद्धति और इस तीन कठिया पद्धति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन यानी सत्याग्रह के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। ठीक है। लखनऊ समझौता बी। आंसर बताइए साहब, ए बी सी डी। प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सत्य है, अर्थात सबसे पहले कौन सी घटना घटी फिर कौन सी घटना घटी। तो दो तो मैं बता चुका हूं। तीसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है और इस आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें गांधी जी आंदोलन यानी ये रोकने का निर्णय लेते हैं और गांधी जी को गिरफ्तार करके ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश के द्वारा 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी जाती है। सब लाइक और शेयर करो भाई। एंड बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कालू जी। मेरी बात कालू जी कह रहे हैं तो मेरी बात तो आप मानते ही मानते हैं, इनकी भी बात मान लीजिए। सब लाइक और शेयर करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। देखिएगा, लखनऊ समझौता 1916, 1917, 1920 और 1923। तो आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए। थोड़ा प्रश्न आज कठिन आ रहे हैं और यही वजह है कि सब जवाब नहीं दे रहे, जबकि जवाब देना जरूरी है। पहला है, प्रश्न पढ़ लेता हूं। कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। तो कौन सी घटना कब घटी है? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। देखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। इस समय असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि व्यापार विधेयक तथा सेफ्टी बिल सुरक्षा विधेयक पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का किसी को मारने का इरादा नहीं था। वो अंग्रेज बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी और इसी समय उनके द्वारा नारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा, इनकलाब जिंदाबाद। सैंडर्स 17 दिसंबर 1928, जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में लाला जी उसका विरोध कर रहे थे। अंग्रेज सैनिकों ने लाला जी के ऊपर प्रहार किया लाठियों से, जिसमें कुछ समय बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। ओके ओके। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय जब पुलिस ने लाठियों से लाला जी पर प्रहार किया तो लाला जी की
तबीयत खराब हो गई और कुछ समय बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। और लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी जाती है। ये घटना घटी थी 17 दिसंबर 1928। सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही फांसी दी गई थी। और लास्ट है चंद्रशेखर आजाद, 27 फरवरी, याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ चंद्रशेखर आजाद की इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हो रही है। कहा जाता है कि किसी खबरी के द्वारा ये सूचना दे दी गई कि चंद्रशेखर आजाद वहां हैं, और ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद ने निर्णय लिया कि पुलिस के हाथों आने से अच्छा है मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाना, और उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। तो सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है? तो सबसे पहले घटना घट रही है 27 दिसंबर, यानी 2 नंबर, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आंसर नहीं आ रहे हैं साहब। दूसरी घटना जो है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है? फटाफट से जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है? तो 17 दिसंबर 1928। उसके बाद कौन सी घटना घट रही है? 8 अप्रैल 1929, यानी कि एक, ऑप्शन सी। सी किसी ने जवाब दिया? सी है सर, बहुत बढ़िया। ज्योति का भी सी। ज्योति और प्रिया राजावत ही जवाब दे रहे हैं, बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, ये देखिए, हमने फोटो की व्यवस्था करी है आपके लिए। ये असेंबली में बम फेंकने का फोटो, ये भगत सिंह फांसी को देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद और सैंडर्स की हत्या से संबंधित कुछ जो कार्रवाई की जा रही। अगला प्रश्न, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अच्छा ठीक है, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा, देखिएगा, खलीफा एक प्रकार से पैगंबर साहब के बाद 4 खलीफा देखने को मिलते हैं, अबू, उमर, उस्मान और अली। खलीफा, सर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत इजी क्वेश्चन है कालराम जी, इतने टफ नहीं है। मैं कल से और इजी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ठीक है, इतने ज्यादा भी टफ नहीं है। खलीफा एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का सैद्धांतिक शासक होता था, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है, ये एक प्रकार से वास्तविक कहें या कहें कि व्यवहारिक शासक होता था। दो चीजें हैं साहब, एक दिल्ली सल्तनत का सैद्धांतिक शासक, एक दिल्ली सल्तनत का व्यवहारिक शासक। दिल्ली सल्तनत में शासन चलाने के लिए खलीफा से सुल्तान को एक पत्र प्राप्त करना पड़ता था, जिसे कहते थे सनद, और ये सनद प्राप्त करने के बाद ही सत्ता का संचालन किया जा सकता था, और तब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि ली जाती थी। बहुत बढ़िया। अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया, इस पत्र से वफादार नायब के रूप में सुल्तान। बहुत बढ़िया, सही जवाब यही है, इल्तुतमिश, बगदाद के खलीफा से इन्होंने सनद प्राप्त की। सनद का एक प्रकार से मतलब है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऑफलाइन आप पढ़े हुए हैं, वेरी गुड। तो सनद प्राप्त किया किसने? इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ली, जबकि ऐबक मलिक व सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा था। अरे वाह कालूराम जी, आप भी पढ़े हुए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून
अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, याद रखिएगा, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई थी। एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी। 3 प्रकार की थी, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी, कॉर्नवालिस के काल में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी बंबई और मद्रास में लागू की गई थी, पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। इसमें ये जो व्यवस्था थी पहले 1790 में लागू की गई और 1793 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इस व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक माना गया था जमींदार और जमींदारों पर नियंत्रण रखने के लिए ही एक कानून लाया गया जिसे कहा गया था सूर्यास्त कानून। बहुत बढ़िया खालू जी, आज तो आप बिल्कुल फॉर्म में हैं, डिटेल के साथ जवाब दे रहे हैं। आंसर है स्थायी बंदोबस्त। बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपका भी जवाब सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी और विवेकानंद जी से संबंधित है। आए तो ही जवाब देना साहब, नहीं तो मौन हो जाना। पहला ऑप्शन है, सवाल पढ़ता हूं, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचार से मिलता है? तो ये तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। बोले साहब ना, जादू टोना और ये तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरा आंसर दीजिए, ज्योति का आंसर है बी, उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। जीवा जी का आंसर आया सी, वे मानते थे, कौन? विवेकानंद। वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। एंड लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें, अच्छा ये ज्योति जी पहले वाला, तो इसका आंसर दो फिर आप। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया, यानी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनको विवेकानंद नाम दिया, वैसे उनका मूल नाम था नरेंद्र। राजयोग, कर्मयोग जैसी पुस्तकों की उन्होंने रचना की। प्रबुद्ध भारत और अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इनके गुरु का नाम था विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है, और उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और अमेरिकी कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में प्रचार एनी बिसेंट के द्वारा किया गया और इसका मुख्यालय था मद्रास के आडियार नामक स्थान पर। मुझे नहीं आता सर ये पहले वाले, अच्छा ठीक है, हार्ड है ये, प्लीज सही से समझ नहीं आता, सिंपल सी बात है। आंसर है डी। जो भी है, पहली चीज, स्वयं के अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति स्वयं की इज्जत नहीं कर सकता उसे दूसरों से इज्जत नहीं मिलेगी। तंत्र और अंधविश्वास में तो विश्वास ही नहीं रखते थे साहब, फिर हिंदुओं में हीनवान क्या कम करने का प्रयास करें, और कह रहे ईश्वर स्वतंत्र है। सोचो आप, ईश्वर स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हो जाएं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा
लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनको लोगों ने एक तरह से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, हंसी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो हैं, इनका ड्रेस कोड कुछ इस तरह का रहता था। तो इन्होंने वहां जवाब दिया कि अमेरिका में और यूरोप में तो आदमी का कैरेक्टर वहां का टेलर डिसाइड करता है, और इंडिया में इंसान का यानी भारतीयों का कैरेक्टर उसकी शिक्षा डिसाइड करती है, उसी से उसका कैरेक्टर तैयार होता है। तो विवेकानंद अलग तरीके के व्यक्ति थे और इनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उठो जागो, तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 1907 के द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की बैठक है, समाजवादी की बात हो रही है, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित की गई। यहां पर स्वतंत्र भारत का झंडा, यानी कि यहां पर भारत का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? यानी 1907 में जो स्टुअर्ट में बैठक हुई है, यहां पर भारत का झंडा किसने फहराया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मानवेंद्र नाथ राय, या मैडम भीकाजी कामा? फटाफट से आंसर दीजिए। प्रियंका सिंह, डी आंसर है। और कोई? ज्योति, डी आंसर। और फटाफट से जवाब दीजिए। पिया, डी आंसर, बहुत बढ़िया। कालू जी कहां गए? चलिए, सही बात है, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो हैं, इन्हें याद रखिएगा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जो झंडा फहराया उसका रंग था हरा, लाल और पीला। चांद और सूरज की आकृति बनी हुई थी और ऊपर कमल जैसा निशान बना हुआ था, और इनके द्वारा यानी कि मैडम भीकाजी कामा के द्वारा पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 7 अगस्त कोलकाता के पारसी में फहराया गया, वो गलत है, ग्रीन, ये वाला ध्यान रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज थोड़े प्रश्न टफ लग रहे हैं आप लोगों को, क्यों कालू जी? ऐसा नहीं है, ये देखिए मैडम रेखा जी का, आज तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी लाया था, कुछ लोग जो आज नहीं आ पाए उन्होंने मिस कर दिया। चलिए अगला प्रश्न, फिर अब कालू जी की आवाज आएगी, सर आज तो फिर टफ प्रश्न पूछे जा रहे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन 1854, दूसरा ऑप्शन 1882, तीसरा है 1904 और चौथा है 1917। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि सूची सेकंड में कि कौन सा आयोग आया, वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, हंटर आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। देखिएगा, वुड डिस्पैच जो आया था, इस वुड डिस्पैच में कहा गया था कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन जो है मातृभाषा में दी जाएगी, सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन जो है मातृभाषा प्लस अंग्रेजी में दी जाए, और विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर ही 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में आया, ढाका विश्वविद्यालय में जो काम ज्यादा था उसको कम करने के लिए। हंटर शिक्षा आयोग जो है ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, रिपन के काल में आ रहा है।
और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है, जो हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद का केंद्र बनते जा रहे थे, उस पर नियंत्रण करने के लिए कर्जन के द्वारा लाया गया था। एक्चुअल में 1901 में कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, वहां टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक रेले आयोग बनाया और रेले आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो वुड डिस्पैच 1854 इसका एक, हंटर शिक्षा 1882 यानी कि 3, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, तो यहाँ 4 और सैडलर 2। आंसर है 1, 3, 4, 2। बहुत बढ़िया। ये इतने बड़े प्रश्न तो आप लोगों ने इजी तरीके से कर लिए। सरजीत ने भी कर लिया है, प्रिया ने भी कर लिया, ज्योति ने भी कर लिया, आप सब ने कर लिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से शिक्षा पेश किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यूपीएससी 1904। बहुत बढ़िया। देखो आप, मतलब टफ क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे हो और इजी प्रश्न को कह रहे हो कि सर ये टफ है। आज तो बहुत सब इजी प्रश्न लाया था मैं आपके लिए। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ, देखिएगा, जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर और अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला लिखा है। फटाफट से जवाब दीजिए कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी, हालांकि इससे भी ज्यादा हो चुका है। हाँ जी कालू जी, ज्योति जी, और आंसर नहीं आ रहे आज। सरजीत डी। और कोई? एक बार एक मगरमच्छ था, उसका एक दोस्त था बंदर, और वो बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। ऐसी कोई कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। ये है आंसर बी, पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां, कलीला दमना, ठीक है, और भी न जाने कितनी भाषाओं में, अरबी में, फारसी में, कई बार इसका अरेबियन नाइट्स आप सुनते हैं, तो अनुवाद हो चुका है पंचतंत्र की कहानियों का। तो विष्णु शर्मा, बहुत बढ़िया। तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र और हमने बचपन से पढ़ी हुई है, तो यही इसका आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न जो आ रहा है वो है स्वतंत्रता संग्राम। देख लीजिए साहब, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु में शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम बता दीजिए। सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस। फटाफट से जवाब दीजिए। तो किसी को आता है? देखिए आंसर है सी। और कोई? सी। कालू जी, सी सही है, सी। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ और इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई 1908 में। एक्चुअल में एक मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, वहां के न्यायाधीश थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड ने बंगाल में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए बंगाल विभाजन के दौरान जो भारतीय गिरफ्तार हुए थे उनको अधिक से अधिक सजाएं दी थी। तो इसी वजह से किंग्सफोर्ड के प्रति क्रांतिकारियों के मन में भावना अच्छी नहीं थी और किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया खुदीराम बोस ने। और एक और व्यक्ति थे इनके साथ जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। हालांकि किंग्सफोर्ड मरा नहीं, उसके स्थान पर महिलाएं मर गई, क्योंकि एक्चुअल में जिस बग्घी में किंग्सफोर्ड आने वाला था उसमें आया नहीं, और इनको यानी खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी की सजा दी गई। और आधुनिक भारत में यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति जिन्हें यह सौभाग्य मिला वो थे खुदीराम बोस। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी को हम यहीं विराम देते हैं।
आशा करता हूँ आज के प्रश्नों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कठिन है। आगे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा और प्रश्नों को सरल किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।